हेलो दोस्तों। नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल मेरे दोस्तों। कैसे हो आप लोग? मैं जितेंद्र कुमार। दोस्तों, आज हम लोग बात करेंगे सीटेट का जो प्रीवियस ईयर में पूछा गया क्वेश्चन है सीबीएसई के द्वारा। यानी कि सीबीएसई तो लेती है, लेकिन इसका एग्ज़ाम जो है टीसीएस ने पिछले बार कंडक्ट कराया था ऑनलाइन। तो आपका टीसीएस ने जो कराई थी, इसमें क्या है, थोड़ा सा आपको क्वेश्चन जो है टेक्निकल टाइप का लगेगा। यानी कि सब चीज़ सेम है, लेकिन आपको पूछने का तरीका बदला है। तो बस उसी को हम पैटर्न देखेंगे कि कैसे 4 ऑप्शन में से एक ऑप्शन को छांटना है, और बहुत ही आसान तरीके से आपको निकल जाएगा। मान लीजिए आप अगर अच्छा से नहीं भी पढ़ें तभी भी कोई दिक्कत नहीं है, तभी भी हो जाएगा। अगर आप कंटिन्यू इसी तरीके से ये वीडियो को अगर फॉलो करते हैं तब आपको कोई दिक्कत नहीं होगा। वहाँ इसमें से 30 में 30 लाना भी आसान है। बिल्कुल आपको देखना है कि कैसे पकड़ रहे हैं, 30 में से 30 कैसे आ सकता है, इसको देखना है। तो इसकी इसी तरह अगर रेगुलर आपको वीडियो देखने के लिए इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिए, जिससे कि आपको हमेशा नोटिफिकेशन पहले आ जाए। इसके बाद दोस्तों में शेयर कीजिए अगर आपको अच्छा लगता है। अगर जो भी चीज़ें ख़राब लगता है उसको कमेंट कीजिए, है ना, कि क्या और सुधार हो सकता है। ठीक है दोस्तों, चलिए हम चलते हैं आगे अपने क्वेश्चन पे। चलिए, तो पहला क्वेश्चन है आपका। देखिए, पहला क्वेश्चन, बालकों के व्यक्तिगत विकास। तो अब बालकों के व्यक्तिगत विकास के बारे में इसमें 4 ऑप्शन दिया है, उसको देखेंगे। कहता यहाँ से आपको शुरुआत करना है कि बालकों के व्यक्तिगत विकास के लिए विकासात्मक प्रतिमानों को उद्धत करके सटीकता से और पक्के तौर पर भविष्यवाणी की जा सकती है। यहाँ क्या है, सटीकता से और पक्के तौर पे हम भविष्यवाणी किसी बच्चे के बारे में नहीं कर सकते। मान लीजिए एक छोटा बच्चा है, तो आप ये एग्जैक्ट नहीं बता सकते कि ये भविष्य में क्या बनेगा। कुछ तौर पे कुछ हद तक आप बता सकते हैं, लेकिन ये पूरे तौर पे पक्के तौर पे नहीं बता सकते। इसलिए 1 नंबर क्वेश्चन आपका गलत है। फिर कहता है यही से आपको बैठाना है, क्योंकि आपको सम अंडरस्टैंडिंग बढ़ाना है। ठीक है, क्योंकि आजकल जो है सीटेट आपको रटने पर आधारित नहीं है, समझने पर आधारित है। इसीलिए आप इससे जो है ना डायरेक्ट इससे तुलना करेंगे। अब देखिए, तो कैसे करना है। यहाँ बालकों के व्यक्तिगत विकास के लिए पूर्वानुमान बिल्कुल नहीं लगाया जा सकता। बिल्कुल नहीं लगाया जा सकता, ये गलत है। थोड़ा बहुत लगाया जा सकता है। यहाँ पे देखिए, व्यक्तिगत विकास के लिए कुछ हद तक पूर्वानुमान लगाया जा सकता है, परंतु सभी बच्चे के लिए विकास की दर अलग अलग होती है। बहुत ही अच्छा बात बोला है। तो ये 3 नंबर आपका आंसर हो जाएगा। इसके बाद अव्यवस्थित एवं असतत होती है। नहीं, विकास हमेशा सतत प्रक्रिया है, कंटिन्यूअस चलते रहता है शुरू से लास्ट तक। ठीक है, दूसरा नंबर देखते हैं। दूसरा नंबर में कहता है निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है। क्या विकास क्रमबद्ध नहीं होता है? विकास क्रमबद्ध होता है। विकास अव्यवस्थित होता है। विकास एक सतत प्रक्रिया है। हाँ, विकास एक सतत प्रक्रिया है, अव्यवस्थित नहीं है, एक व्यवस्थित तरीके से चलता है और क्रमबद्ध चलता है। तो ये भी गलत है। ठीक है, विकासात्मक परिवर्तन सांस्कृतिक परिप्रेक्ष्य में प्रभावित नहीं करता, बहुत ही करता है। विकास जो है सबसे ज़्यादा प्रभावित करता है सांस्कृतिक और आपका वातावरण, इसके बाद आनुवंशिकी, ये सभी करता है। ठीक है, तो आप ध्यान रखेंगे। तीसरा क्वेश्चन देखते हैं। तीसरा क्वेश्चन में कहता है अपने बच्चे अपने पास समाज के बारे में ज्ञान, रहने के कौशल, मूल्य, रीतियाँ किससे सीखते हैं? क्या आस पड़ोस से सीखते हैं, धर्म से सीखते हैं, स्कूल से सीखते हैं? तो ये चारों आपका यहाँ पे सही है, सभी से सीखता है। तो यहाँ 4 नंबर आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन कहता है जीन पियाजे के सिद्धांत के अनुसार अनुकूलन किन 2 मूल्य प्रक्रियाओं में को समाहित करता है? अब ध्यान दीजिए। देखिए, समायोजन क्या होता है और समावेशन क्या होता है। समायोजन होता है कि मान लीजिए आपके दिमाग में कोई भी पहले से ज्ञान है। ठीक है, पहले से ज्ञान है और न्यू ज्ञान आता है, तो आप सीधा सीधा बिना चेंज किए आप रख लेते हैं। जैसे कि मान लीजिए कि कोई बता दिया गया आपको कि जिससे जो है ना पंख है वो पक्षी के अंदर आता है। ठीक है, अभी बता दिया गया कि पक्षी के अंदर आता है, पक्षी को जो है ना पंख होता है। इसके बाद कोई बच्चा अगर देखता है चमगादड़ को, और चमगादड़ को भी देखता है पंख, तो चमगादड़ को पंख जैसे देखता है वो समझ लेता है कि ये भी जो है ना आपका पक्षी है, जबकि ये मैमल में आता है। ठीक है, तो अब क्या है, जब उसको बाद में बता दिया जाएगा कि नहीं ये तो चमगादड़ है, पक्षी, मैमल को भी पंख हो सकता है, तब बाद में क्या करेगा, बच्चा चेंज कर लेगा अपने। ठीक है, पहले वाले ज्ञान को चेंज करके अब रखेगा। इसका मतलब उसको हम उसको कहेंगे समायोजन। ठीक है, समावेशन क्या कहेंगे, शुरू में,
यानी कि जो भी आपके पास ज्ञान है और दूसरी ज्ञान को एज इट इज रख लिया जाए बिना चेंज किए तो उसको समावेशन कहेंगे या आत्मसातीकरण कहेंगे। समायोजन मतलब चेंज करना। याद कैसे रहेगा, तो याद करने का तरीका मैं बता देता हूँ अभी आपको। समायोजन है यानी कि योजना मतलब क्या, दिमाग में योजना बनाकर चेंज करके रखना। समावेशन में जो पहले वाला ज्ञान है और न्यू ज्ञान को सीधा एडिटेड मिला लेना। ठीक है, ये समझ में आ गया। और इसी के बीच का कड़ी है अनुकूलन। ठीक है, अनुकूलन में बैलेंस बना के रखने की यानी कि प्रोसेस जो है इसके बीच की वो आपका अनुकूलन कहलाता है, ध्यान रखिएगा। ठीक है, तो यहाँ पे आपका आंसर आ जाएगा फर्स्ट। इसके बाद अगला देखते हैं 5 नंबर में कहता है जिन प्याजे के संज्ञानात्मक विकास के किस स्तर पर बच्चे लंबाई भार जैसे गुणात्मक आधारों पर वस्तुओं को परंतु अमूर्त, यहाँ पे देखिए वस्तुओं को आधार पर वस्तुओं को व्यवस्थित कर पाते हैं परंतु अमूर्त संरचनाओं को संक्रियात्मक में कठिनाई महसूस करते हैं। अब देखिए यहाँ पे अमूर्त चिंतन नहीं कर पाता है लेकिन व्यवस्थित कर लेता है, तो ये कभी आएगा, ये आएगा अमूर्त से पहले यानी कि मूर्त अवस्था पे आएगा, तो ये आपका 2 नंबर यहाँ पे आंसर हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन देख लेते हैं 6 नंबर। 6 नंबर में कहता है कि लेव वैगोस्की के सिद्धांत के अनुसार व्यक्तिगत वाक्य क्या है। देखिए जब भी व्यक्तिगत वाक्य आएगा, मान लीजिए कि बच्चा कोई अपने आप से बात करता है, इसका मतलब समझते हैं आप कि समस्या समाधान की वो जो है ना दिशा देने के लिए कैसे सोल्व होगा उसके बारे में वो सोच रहा होगा। ठीक है, कोई प्रॉब्लम जब आता है तब उस प्रॉब्लम को सोल्व करने के लिए वो अपने विचार को व्यक्त करता है। तो अपने यहाँ पे आप देखेंगे चारों ऑप्शन, बच्चों को अपनी सोच को विनियमित करने में मदद करता है। हाँ, यही बात सही है। इसके बाद दूसरा ऑप्शन देखिए, बच्चे की सोच को रुकावट पैदा करता है, नहीं। इसके बाद बच्चों की आत्मकेंद्रियता दर्शाता है। आत्मकेंद्रियता यह नहीं दर्शाता। आत्मकेंद्रियता मतलब होता अहम, बच्चा खुद चाहेगा। जैसे मान लीजिए 2 भाई है और बिस्किट मान लीजिए मम्मी लेकर आई, वो बोला कि नहीं नहीं पूरा हम ही लेंगे, ये आत्मकेंद्रियता दिखाता है। इसके बाद बच्चों को चुनौतीपूर्ण कार्य दिए जाने पर ये घटता है। ये चुनौतीपूर्ण कार्य दिए जाने पर घटता है, लेकिन आपको मेन जो है ना ये है आपका 1 नंबर आंसर। ठीक है, इसके बाद अगला क्वेश्चन फिर कहता है लेव वैगोस्की के अनुसार शिक्षक बच्चों को अधिगम में किस प्रकार मदद कर सकता है। एक टीचर कैसे मदद करता है, तो देखिए इनाम देकर नहीं, सज़ा देकर नहीं, ये सब नेगेटिव टैग वर्ड है। ठीक है, मदद की मात्रा के स्वरूप में बदलाव करके, हाँ ये सही है, मदद करके और उसके स्वरूप में बदलाव करके, ब्लैक बोर्ड पर उत्तर करवा के, ये सब नहीं होगा। ठीक है, इसके बाद अगला क्वेश्चन देखते हैं 8 नंबर। दोस्तों यकीन मानिए ये सब आपका जो है ना बिल्कुल इसी टाइप से क्वेश्चन इस बार भी पूछा जा रहा है, तो आपको इसको जो है ना अच्छे तरीके से आपको कर लेना है। ठीक है, इसे अगर अच्छे से लगा लेते हैं बढ़िया समझकर, तो आपको इसमें से 30 में से 30 भी कोई नहीं रोक सकता। ठीक है, आ सकता है आसानी से, लेकिन ये आप कंटिन्यू फॉलो कीजिए। मैं आपको डेली इस पे जो है ना आपको एक एक लेक्चर डालूंगा सीडीपी का, और मैथ का पेडागोजी आपको सुबह में मिलेगा। सुबह में जो है आपको 6 से 7 के बीच में जो है ना आपको मैथ का मिल जाएगा, मैथ का पेडागोजी कंटेंट दोनों। इसके बाद ये शाम में जो है ना शाम जो है ना आपको सीडीपी मैं करा दूंगा। ठीक है, तो आप ध्यान रखिएगा। तो सीडीपी शाम के समय आएगा, ये भी मान लीजिए 6 से 7 के बीच में आ जाएगा आपका, या 8 बजे तक, जो भी हो शाम में डाला जाएगा एक सीडीपी, और सुबह में जो है ना मैथ का एक डाल दिया जाएगा रोज़। तो आप इसे ज़रूर देखिए और अपने दोस्तों में ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए कि उसको भी नंबर मिल जाए। ठीक है, क्योंकि इसमें तो कंपटीशन है नहीं, ये तो आपको सीधा पास करना है। चलिए, इसके बाद है पूजा अपनी दोस्तों को कहती है कि हमें कक्षा के नियमों का पालन करना चाहिए, वरना शिक्षक हमें बाहर खेलने की अनुमति नहीं देगी। पूजा लॉरेंस कोहलबर्ग के नैतिक विकास के किस चरण पे हैं। यहाँ पे देखिए ये बच्चा डर रही है क्यों, बाहर जाने से, यानी कि डर से जो है ना आज्ञा पालन कर रही है, तो क्या होगा आज्ञा पालन और दंड अभिविन्यास। यहाँ नाम से भी पता चल जाता है कि यही होगा। इसके बाद लॉरेंस कोहलबर्ग का 3 है, 3 आपका स्टेप दिया गया है, उसमें भी जो है ना आपका उसमें स्टेप है सबका 2-2 है। ठीक है, स्तर जो है यानी कि लेवल 3 दिया गया है, उसके अंदर जो है 6 स्टेप है, सब में 2-2। तो ये आएगा अच्छा लड़का अच्छा लड़की अभिविन्यास, ये दूसरे नंबर पे आएगा। ठीक है, इसके बाद अधिकारिता एवं सामाजिक क्रम अभिविन्यास, ये लास्ट में आएगा और ये भी लास्ट में आएगा, ये ध्यान रखिएगा तीसरे नंबर पे। इसके बाद है हार्वर्ड गार्डन के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है।
कहता है बुद्धिमत्ता एक स्थिर होता है, जबकि स्थिर नहीं होता है। बुद्धिमत्ता स्थिर और अस्थायी नहीं होता, ये अस्थायी होता है और अस्थिर होता है। कैसे समझते एग्जाम्पल से? मान लीजिए कि आप जो है पढ़ाई कर रहे हैं और पढ़ाई में बहुत अच्छे हैं। हो सकता है कि आप दूसरे क्षेत्र में क्रिकेट का कभी खेला नहीं तो क्रिकेट में बहुत अच्छे हो सकते थे। आप बहुत सारा मल्टी डायरेक्शनल होता है, आप जो है ना अलग अलग काम करने जाएंगे तो अलग अलग आपका क्षमता विकसित होगी। यानी कि अगर आप किसी एक पर्टिकुलर चीज़ में हैं तो वही पर्टिकुलर चीज़ आपको विकसित होगा, स्वाभाविक बात है। हो सकता है कि कभी आपने गाना नहीं गाया हो, गाना की गुण आप में है लेकिन गाना नहीं गाया हो कभी, इसलिए उभरा नहीं। तो आप होता क्या है, आप जिस फील्ड में काम करते हैं वही आपका मजबूत हो जाता है, बाकी पक्ष दब जाता है। तो ये गलत बोल रहा है, यही आपका आंसर हो जाएगा। ऐसे आप तीनों पढ़ लीजिए ऐसे देखने के लिए। देखिए, बुद्धिमत्ता को परिपोषित एवं विकसित किया जा सकता है, सही बात है। बुद्धिमत्ता किसी एक सामान्य खंड से हावी नहीं होती परंतु कई प्रकार होती है, सही बात है। बुद्धिमत्ता एकांकी आयामी में सहसंबंध नहीं किया जा सकता, बहुआयामी होता है, ठीक है। तो 1 नंबर यहाँ नेगेटिव था। इसके बाद 10 नंबर देखते हैं। कहता है बाल केंद्रित कक्षा में क्या है? शिक्षा की कोई भूमिका नहीं होती, नहीं, शिक्षक की बहुत भूमिका होती है। अगला है शिक्षक की सक्रिय भूमिका होती है जो कि विद्यार्थियों को निष्क्रिय, नहीं, दोनों का सक्रिय भूमिका होती है। तो आपका यहाँ देखिए विद्यार्थियों को सक्रिय भूमिका होती है, शिक्षक के निष्क्रिय। 2 नंबर में है, 4 नंबर में दिया गया है शिक्षक एवं विद्यार्थी दोनों को सक्रिय भूमिका होती है, तो 4 नंबर आपका आंसर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला है 11 नंबर क्वेश्चन। 11 नंबर में कहता है कथन 1 में कक्षाओं में लड़के गणित एवं विज्ञान में लड़कियों से कहीं बेहतर प्रदर्शन करता है, नहीं। ये कौन सा सवाल है? जेंडर रूढ़िवादिता का, ऐसा होता नहीं है। यहाँ पे हम तर्क में पढ़ेंगे क्योंकि लड़कों में लड़कियों की अपेक्षा गणितीय तर्क एवं वैज्ञानिक क्षमताएं सहज रूप से मौजूद होती हैं। सहज रूप से ये जो है ना दोनों गलत बोल रहा है, ठीक है, ये नहीं होगा, ये जेंडर पक्षपात कर रहा है, रूढ़िवादिता है ये। तो आपका यहाँ दोनों गलत है, 4 नंबर आंसर हो जाएगा। अगला 12 नंबर क्वेश्चन देखिए। 12 नंबर क्वेश्चन में कहता है राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 किस पर जोर देती है? क्या पाठचर्या के लचीलापन पे? हाँ, बच्चों के अनुसार जो है ना पाठ्यक्रम लचीलापन होना चाहिए, चाहे शिक्षण विधियाँ भी लचीलापन होना चाहिए। पाठचर्या मानकीकरण होना चाहिए, नहीं, कभी भी स्टैंडर्ड नहीं होना चाहिए, फिक्स नहीं होना चाहिए, गैर संदर्भित तो होना ही नहीं चाहिए, रटकर नहीं होना चाहिए, ये सब नहीं होना चाहिए। अगला क्वेश्चन देखिए 13 में। 13 नंबर क्वेश्चन है मूल्यांकन का केंद्र क्या होना चाहिए? अधिगमकर्ताओं का क्या नहीं कर सकता, इसकी चित्रण करना। इसके बाद कक्षा में दूसरे बच्चों की तुलना में अधिगमकर्ताओं का प्रदर्शन को स्पष्टीकरण करना, नहीं। इसके बाद मानक वर्ग के बच्चे को लेबलिंग करना, ये कभी भी नहीं होगा, ये कभी भी नहीं होगा। अगला है अधिगमकर्ता क्या और कैसे सीख रहा है इसकी वर्णन करना, हाँ, ये 4 नंबर होगा। अधिगमकर्ता क्या नहीं कर सकता इसकी चित्रण करना, ये भी नहीं होगा, तो आपका 4 नंबर पॉजिटिव है। इसी तरह अगर 14 नंबर क्वेश्चन देखेंगे तो 14 नंबर में कहता है निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प एक सामाजिक संरचनावादी कक्ष जिसमें बच्चों को व्यक्तिगत जरूरतों का ध्यान रखा जाता है। संरचनावादी से आएगा ही आएगा क्योंकि ये एनसीएफ के अंदर है। बच्चा देखते हैं कि किस में क्रियाकलाप ज़्यादा कर रहा है, बच्चा का जो है ना समझ किस में बढ़ रहा है, कौन सी ऑप्शन ऐसा है, ये देखना आपको। बैठने के लिए तय व्यवस्था कभी भी नहीं हो सकता। शिक्षक के केवल निर्देश देने पर बच्चों को पूर्व आज्ञा पालन करना, ये नहीं होगा। बच्चे द्वारा तथ्यों का स्मरण करना, ये भी नहीं होगा। बच्चे का आपस में चर्चा करते हुए सामूहिक कार्य करना है, ये पॉजिटिव है, ठीक है, तो ये आपका आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है 15 में देखेंगे तो इसमें कहता है निम्नलिखित में से कौन सा प्रश्न कक्षा में समालोचनात्मक सोच को बढ़ावा देता है? समालोचनात्मक का मतलब होता है एक से ज़्यादा आंसर जिसमें तर्क लगे। करा इतना को जमा कीजिए तो सीधा जोड़ देगा, ये नहीं होगा। इसका बाल विवाह के प्रतिबंधित अधिनियम किस वर्ष आया था? ये भी फैक्ट पे आधारित है, तथ्यात्मक प्रश्न है। शोषण की परिभाषा दीजिए, ये परिभाषा है यानी कि भी फैक्ट पे आधारित है। 4 नंबर इसका आंसर आपका सही होगा, तो ये 4 नंबर आंसर आपका सही हो जाएगा, ठीक है। चलिए 16 नंबर क्वेश्चन कहता है निम्नलिखित में से कौन सा विद्यालय समावेशन की संस्कृति को दर्शाता है? विद्यार्थियों की ज़रूरतों को पूरा करने के लिए विवेदी आकलन को बढ़ावा दिया जाना चाहिए। हाँ, समावेशन कक्षा में यही है मेन कि अलग अलग बच्चा के लिए अलग अलग आकलन की आप पद्धति अपना सकते हैं। विभिन्नता
विभिन्नता तथा विविध परिप्रेक्ष्य को हतोत्साहित करना चाहिए, नहीं डिस्करेज नहीं, करेजित करना चाहिए, ठीक ना, आपको बढ़ाना चाहिए। इसके बाद विद्यालयों में कुछ विद्यार्थी ही अविवाहित अभिवादित और समाहित महसूस करते हैं, ऐसा नहीं, सभी करना चाहिए, तो ये भी गलत है। विद्यार्थियों को उनकी योग्यताओं के आधार पर अस्थायी समूह में बांट दिया जाना चाहिए, नहीं, कभी भी बांटना नहीं चाहिए, तो 1 नंबर आपका सही है। इसके बाद 17 नंबर क्वेश्चन देखेंगे। 17 नंबर में क्या कहता है, सांस्कृतिक रूप से विविध विद्यार्थियों को वाली कक्षा में शिक्षक को निम्नलिखित में से किससे बचना चाहिए, किससे बचना चाहिए, यानी कि नेगेटिव ढूंढना है, क्योंकि नेगेटिव रहेगा तभी उससे बचना है। चर्चा में विविध संस्कृतियों का उदाहरण लेना, हाँ ये सही है। इसके बाद प्रभावी संस्कृतियों के लिए उपयुक्त पाठ्यक्रम शिक्षण शैली, देखिए आपका ये देखिए, प्रभावी संस्कृति के लिए उपयुक्त पाठ्यक्रम एवं शिक्षण शैली। प्रभावी संस्कृति क्या होता है, जिसका वर्चस्व है, वैसा संस्कृति जो ज़्यादा चलता है उसको बढ़ावा देना, नहीं मुझे सबको देना है, तो यही आपका नेगेटिव है, यहाँ नहीं, ये आंसर यही हो जाएगा, ठीक है। इसके बाद विद्यार्थियों को अपनी संस्कृति का अनूठी विशेषताओं को साझा करना, बच्चा का जो सांस्कृतिक है उसका अनूठी को साझा करना सही है, प्रोत्साहित करना। विद्यार्थियों के बीच के समान और स्वीकृति की संस्कृति को बढ़ावा देना, ये भी सही है, तो यहाँ 2 नंबर आंसर हो जाएगा। 18 में देखेंगे, चलिए 18 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। कहता है निम्नलिखित में से किस विद्यार्थी के अक्षरों और शब्दों को पढ़ने और उनकी व्याख्या करने और उनकी समझने का क्षमता सीधे प्रभावित होता है। क्या गुणज विकल्प से होता है, सिर्फ इसमें कैलकुलेशन से होता है। लेखन से लिखने की क्षमता गलत हो जाएगी, जबकि वाचन विकल्प अगर रहेगा तो वो बच्चा सभी प्रभावित हो जाएगा, व्याख्या करने में प्रभावित हो जाएगा, पढ़ने में दिक्कत हो जाएगी, ठीक है, अगर बोलना ही नहीं आता बच्चा को तो इस सब में दिक्कत हो जाएगा। इसके बाद 19 नंबर क्वेश्चन अगर देखते हैं तो 19 नंबर क्वेश्चन में कहता है गतिक दिव्यांगता वाले विद्यार्थियों को सफल समावेशन को सुनिश्चित करने के लिए निम्नलिखित में से किससे बचना महत्वपूर्ण है, किससे बचना चाहिए, फिर नेगेटिव है, लेकिन दिव्यांगता है, गतिक दिव्यांगता यानी कि आपको फिजिकल डिसेबिलिटी है, आप ऐसे समझिए। ऊपरी मंजिला पर कक्षाओं और पुस्तकालयों का प्रयोगशाला का आवंटन करना, हाँ यही आपका नेगेटिव है, तो यही आपका आंसर हो जाएगा, ठीक है। विद्यालयों को सभी क्षेत्रों में रैप और लिफ्ट का समतल कराना सही है। विद्यार्थियों को आवश्यकताओं के अनुसार अनुकूलन करना, ये भी सही है। इसके बाद अगला 4 नंबर देखिए, बैठने की व्यवस्था का उचित समायोजन करना, ये भी सही है, तो ये सब सही है, ठीक है। 20 में देखते हैं, कहता है निम्नलिखित में से कौन सी सृजनात्मक विद्यार्थियों को पहचान संबंधी विशेषता नहीं है। उच्च क्रम समस्या समाधान ये है, अभिसारी चिंतन नहीं होगा, औपसारी चिंतन रहता तो होता, नौचारी प्रयोग ये है, जिज्ञासा की प्रबल भावना ये है, ठीक है। अगला 21 नंबर, 21 में कहता है कि किसी विशेष विषय वस्तु को लंबे समय तक स्मरण रखने के लिए सुसाध्य करने हेतु एक शिक्षक को निम्नलिखित में से किस रणनीति से बचना चाहिए। कहता है स्मृति सहायक विधियाँ लागू करना। स्मृति सहायक विधियाँ ये होता है कि इसमें याद करने की टेक्निक दिया जाता है, ठीक है। इसके बाद संगठनात्मक चर्चा चार्ट बनाना, ठीक है, संगठनात्मक चार्ट बनाना, तो ये भी सही है। इसके बाद असंबद्ध शब्द प्रयुक्त करना, हाँ ये गलत हो सकता है। अगला देखिए मानसिक चित्र का प्रयोग करना, ये भी सही है, यानी कि ये है असंबद्ध शब्द का प्रयुक्त करना, ये आपका नहीं होना चाहिए, यानी कि यही आपका आंसर होगा। नेगेटिव पूछा गया है यहाँ पे, ठीक है, किससे बचना चाहिए, नेगेटिव पूछा है। इसके बाद देखेंगे 22 में, तो 22 में कहता है जब सीखी जाने वाली सामग्री को डैश को विद्यार्थियों को बेहतर सीखते हैं, किससे, जटिल और व्यापक रहेगा तब तो नहीं सीखेगा। मौजूदा ज्ञान से जुड़ी, हाँ ये सही है, ठीक है, इससे अगर मौजूदा ज्ञान से जुड़ी हुई होगी तो विद्यार्थी बेहतर सीखेगा। फिर इसका अव्यवस्थित असंगठित ये सब तो नहीं होगा, उसके सामाजिक संस्कृति के संदर्भ से भिन्न होना चाहिए, नहीं। इसके बाद अगला क्वेश्चन देखते हैं 23 में कहता है कि निम्नलिखित में से कौन सा कारक शैक्षणिक उपलब्धियों में विद्यार्थियों को विफलता के योगदान देता है। विफलता का योगदान कौन देगा, अब सुनिए। अनुभवात्मक शिक्षा, नहीं ये तो विफलता नहीं, सफलता है। गैर प्रासंगिक पाठ्यक्रम, हाँ यही जो है ना असफलता करा देगा, यानी कि प्रासंगिक जब नहीं होगा तो ये विफलता का कारण बनेगा, ठीक है। समावेशी दर्शन, ये सही है। शिक्षार्थी केंद्रित शिक्षा शास्त्र, ये सब सही है, ये पॉजिटिव है। इसके बाद अगला क्वेश्चन देखते हैं 24 में कह रहा है कि राष्ट्रीय पटचर्या रूपरेखा 2005 के अनुसार बच्चे शिक्षक
द्वारा दी गई सामग्री को निष्क्रिय प्राप्त करता है। नहीं, गलत। बच्चे अधिगम के लिए विनियमित की क्षमता नहीं होती है रटने के लिए सर्वश्रेष्ठ माध्यम। गलत। बच्चों के ज्ञान का निर्माण सक्रिय भूमिका निभाते हैं। ये सही है आपका, यहाँ 4 नंबर आंसर हो जाएगा। इसके बाद 25 में देखते हैं। 25 में कहता है एक संप्रदाय को पढ़ाने के लिए एक शिक्षक को निम्नलिखित में से किस प्रयोग से बचना चाहिए, फिर से बचना चाहिए आया, मतलब कौन सा नेगेटिव है। उस संप्रदाय से संबंधित उदाहरण, उस संप्रदाय के लिए असतत उदाहरण। हाँ, ये आपका नेगेटिव है। असतत नहीं, आपको असतत मतलब होता है कि सतत मतलब होता है कंटिन्यूअस, लगातार उदाहरण देना चाहिए कुछ। असतत उदाहरण मतलब उदाहरण एक तरीके से नहीं देना चाहिए, तो ये गलत हो जाएगा। तो यही आपका आंसर होगा यहाँ पे, ठीक है। इसके बाद संप्रदाय संबंधित गैर उदाहरण देना चाहिए। उनकी संस्कृति में प्रचलित आदि रूप, ये सब देना चाहिए, ठीक है। इसके बाद अगला क्वेश्चन देखते हैं 26 नंबर। 26 में कहता है स्वयं को ज्ञाता होने का ज्ञान किसे कहते हैं। ज्ञान का जागरूकता क्या है, कल भी बताया था। कल का आप देखते तो उसमें जो है ना दिया गया है कि अधिसंज्ञान क्या कहलाता है। अधिसंज्ञान है जो हम यानी कि खुद के बारे में जो बच्चा से सोचता है, ठीक है, स्वयं को ज्ञाता मानता है, तो अधिसंज्ञान कहलाता है। भ्रांतियाँ सीखने के लिए बहुत महत्वपूर्ण है, ध्यान रखिए। बच्चे में भ्रांति हो सकता है, सहज स्वभाव के कारण होता है भ्रांतियाँ। स्मृति सहायक विधि, जिसमें याद करने की तरीका बताया जाता है। अभिप्रेरणा, ये सब जरूरी है, ठीक है। तो यहाँ पे कौन सा होगा, अधिसंज्ञान। फर्स्ट नंबर आंसर यहाँ पे हो जाएगा, ठीक है। आपका यहाँ पे होगा फर्स्ट नंबर आंसर। अगला क्वेश्चन देखते हैं 27 नंबर। 27 नंबर क्वेश्चन में कहता है, 27 नंबर में देखिए, कठिनाई की पहचानना, लक्ष्य निर्धारण, संभावित समाधान, परिणामों की खोज करना, तदनुसार कार्य करना इस और परिणामों का मूल्यांकन करना निम्न में से किस प्रक्रिया में शामिल महत्वपूर्ण चरण हैं। क्या आरोपण है, नहीं। नक्कल है, नहीं। समस्या समाधान, हाँ समस्या समाधान है। ये सब नहीं होगा, ये दोनों। इसके बाद निष्क्रिय ध्यान नहीं होगा, ठीक है। तो यहाँ पे आपका आंसर कौन सा आ जाएगा, यानी कि 3 नंबर आंसर हो जाएगा। चलिए अगला देखते हैं 28 में कहता है, अभिकथन है, शिक्षण अधिगम प्रक्रिया में भ्रांतियों की खोज और चर्चा करना सार्थक है। सही बात कहा है। इसके बाद इसका तर्क है, यहाँ पे तर्क जगह पे लिखेंगे क्योंकि यह विद्यार्थियों को उन भ्रांतियों के बारे में सोचने का अवसर देता है और गहन जांच करने का नेतृत्व करने में सहायता होता है। सही बात है, ये दोनों, इसका व्याख्या भी सही कर रहा है। तो कौन सा आंसर हो जाएगा, फर्स्ट नंबर आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन 29 देखते हैं। 29 में कहता है कि विद्यार्थियों को बोरियत महसूस होने की संभावना है किसमें, जब गतिविधियों को महत्व न दिया जाए। हाँ यही सही है, गतिविधि को जब महत्व नहीं देंगे तो बोरियत महसूस करेगा, ठीक है। बाकी ये सब गतिविधि को महत्व दिया जाना चाहिए, सफलता मिलनी चाहिए, उनकी सफलता की अपेक्षा होती है। सही बात है, ये सभी पॉजिटिव है आपका। यहाँ पे यही नेगेटिव है, तो यही आपका आंसर हो जाएगा, ठीक है। चलिए 29 देखते हैं, सॉरी 30 देखते हैं। 29 देख चुके हैं, 30 देखते हैं। 30 नंबर बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। चलिए इसको देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा तरीका प्रतिपुष्टि यानी कि फीडबैक को प्रेरक के रूप में उपयोग करने की अनुचित तरीका है। कौन सा अनुचित तरीका, नेगेटिव ढूंढना है। कहता है विद्यार्थियों की क्षमता पर केंद्रित प्रतिपुष्टि, उसके क्षमता पर केंद्रित नहीं। बच्चा के क्षमता हमेशा ज़्यादा मान के चलिए आप, क्षमता हमेशा रहता है, उसकी क्षमता पे कभी भी इसमें उंगली नहीं उठा सकते आप, ठीक है। गतिविधि पर केंद्रित प्रक्रिया को केंद्रित प्रतिपुष्टि देना चाहिए। विद्यार्थियों को काम के संबंधित तर्क, काम वगैरह के प्रति आप दे सकते हैं, ठीक है। अन्य विद्यार्थियों के साथ तुलना किए बिना प्रतिपुष्टि देना, ये भी सही है। आपका 1 नंबर यहाँ नेगेटिव है, तो आपका आंसर हो जाएगा 1 नंबर। दोस्तों आज के लिए हम इतना ही रखते हैं। लास्ट तक देखने के लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। इसके बाद इस वीडियो को जो है ना ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों में शेयर कीजिए। अगर आप इस चैनल पे न्यू हैं, इसी तरह के आपको वीडियो चाहिए हमेशा, तो आप इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिए। और दोस्तों कैसा लगा वीडियो आप कमेंट करके ज़रूर बताएं। थैंक यू सो मच। जय हिंद, जय